नमस्कार। कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जैव विविधता संरक्षण के लिए बनाए गए नियम कृषि के विकास में रोड़ा न बनने पाएं। शस्योपरांत कृषि उत्पादों की गुणवत्ता एवं पोषकता बनाए रखने की तकनीक। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा किसानों को कई रियायतें देने का निर्णय। लखनऊ मंडल की रबी उत्पादकता गोष्ठी संपन्न और किसानों को बुआई से पहले भूमि व बीज शोधन की सलाह। अब कृषि समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जैव विविधता संरक्षण के लिए बनाए जाने वाले नियम कृषि के विकास में रोड़ा नहीं बनने चाहिए। दिल्ली में आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कृषि जैव विविधता कांग्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल टिकाऊ विकास की कीमत पर पैदावार बढ़ाने के लिए भी न हो। उन्होंने पौधों और जानवरों की प्रजातियों के सामने बढ़ते खतरे के प्रति चेतावनी भी दी। इनके संरक्षण के लिए साझा दृष्टि की जरूरत बताते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आनुवांशिक संसाधनों के उचित प्रबंधन पर ध्यान देकर इनका संरक्षण किया जा सकता है। सचेतर हानियां कम करने पर गहन विचार मंथन किए जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद तथा इंटीग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा संयुक्त रूप से शस्योपरांत कृषि उत्पादों की गुणवत्ता एवं पोषकता बनाए रखने की तकनीक विषयक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन लखनऊ में 10 से 12 नवंबर तक किया जा रहा है। कांग्रेस के उद्घाटन सत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। उपकार के महानिदेशक कांग्रेस तथा कार्यक्रम के अध्यक्ष होंगे। कार्यक्रम में देश विदेश के प्रख्यात कृषि वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि भारत दलहन, चाय, दूध तथा मांस का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तथा गेहूं, धान, मूंगफली, फलों, सब्जियों एवं आलू के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। सचेतर यानी पोस्ट हार्वेस्ट हानि हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। खाद्यान्न फसलों को होने वाली विभिन्न प्रकार की हानियों के लिए विविध कारक उत्तरदायी हैं। हाल ही में वैश्विक स्तर पर खाद्यान्नों की हानि तथा खाद्य पदार्थों का बेकार जाना एक बड़ी खबर बना, जिसके अनुसार विश्व में कुल उत्पादित खाद्यान्नों में से अनुमानतः 10 से 30% खाद्यान्न उपभोग किए जाने के पहले ही बेकार हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक ने किसानों के हित में सदस्यों को सावधि जमा में अन्य बैंकों से 0.50% तक अधिक ब्याज एवं वरिष्ठ सदस्यों को 0.25% अधिक ब्याज देने का निर्णय लिया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उन्हें 3 से 5% की ब्याज दर पर ऋण देने का भी फैसला किया गया है। नई योजना के अंतर्गत कृषकों को उनकी आवश्यकता अनुसार 1 लाख रुपए तक नगद ऋण देने की सुविधा प्रदान की गई है। किसानों को पूर्व प्रचलित ऋण पर ब्याज में 1% की कमी की गई है। विगत कई वर्षों से सूखा या अतिवृष्टि होने से किसानों द्वारा अपने ऋण की अदायगी न कर पाने के कारण उन्हें एक मुश्त समाधान योजना का लाभ देने का भी निर्णय लिया गया। विगत दिनों संपन्न बैंक के बोर्ड की बैठक में सभापति ने बैंक के क्रियाकलापों में गुणात्मक सुधार करने तथा बैंक कर्मियों को किसानों के व्यापक हितों को दृष्टि में रखकर पूर्ण सत्यनिष्ठा एवं लगन से कार्य करने की अपेक्षा की। उन्होंने यह भी अपेक्षा की कि अधिकारी एवं कर्मचारी सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन निष्ठापूर्वक करें तथा किसानों के हित में बैंक द्वारा समय समय पर लागू की गई योजनाओं को समय से कृषकों तक पहुंचाएं, जिससे योजनाओं का लाभ कृषकों को प्राप्त हो सके। लखनऊ मंडल की रबी उत्पादकता गोष्ठी में कृषि के तकनीकी पहलुओं के बारे में किसानों को जागरूक करने पर बल दिया गया तथा जनपद स्तर पर निवेशों की समुचित उपलब्धता बनाए रखने हेतु निर्देशित किया गया। इस अवसर पर अपर कृषि निदेशक भूमि संरक्षण ने गोष्ठी में आए हुए कृषकों से सीधी वार्ता के दौरान बताया कि जनपदों में गेहूं बीज के साथ साथ रबी फसलों के बीज समय से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उर्वरकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराई गई है। सभी जिलाधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि उर्वरकों का वितरण सही मूल्य पर कराया जाए। वर्तमान वर्ष के लिए 5,62,37.09 लाख रुपए के फसली ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे समय से वितरित कराया जाए। इस अवसर पर अनुदान पर मिलने वाले निवेशों की विस्तृत जानकारी दी गई तथा किसानों से अपील की गई है कि वे उर्वरकों एवं सिंचाई के प्रयोग पर वैज्ञानिक रुख अपनाएं। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में मृदा परीक्षण पर विशेष रूप से प्रकाश डालते हुए अधिक से अधिक किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराए जाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।
उन्होंने मिट्टी की उर्वरा शक्ति बरकरार रखने हेतु रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग करने का सुझाव दिया। उन्होंने बीज शोधन, भूमि शोधन आदि तकनीकी पहलुओं के बारे में जागरूक करने पर बल दिया। इस अवसर पर लखनऊ मंडल के संयुक्त कृषि निदेशक ने बताया कि लखनऊ मंडल में 44.50 लाख मीट्रिक टन रबी उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी लखनऊ ने किसानों को सुझाव दिया है कि रबी फसलों को भूमि एवं बीज जनित रोग कीटों से बचाने के लिए बुआई से पूर्व बीजोपचार व बीज शोधन आवश्यक है, जिसके लिए रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब जानकारी लेते हैं कृषि उत्पादों के मंडी भावों की। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के औसत भावों की। उन्नाव की मंडी में 1730 रुपए, फैजाबाद की मंडी में 1750 रुपए, लखनऊ की मंडी में 1700 रुपए और मेरठ की मंडी में 1680 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अगर चावल की औसत भावों की बात करें तो उन्नाव में 2350 रुपए, फैजाबाद में 2240 रुपए, लखनऊ में 2200 रुपए और मेरठ में 2300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू उन्नाव में 1150 रुपए, फैजाबाद में 1150 रुपए, लखनऊ में 1325 रुपए और मेरठ में 1125 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब एक नजर प्याज के औसत दामों पर। उन्नाव में 775 रुपए, फैजाबाद में 900 रुपए, लखनऊ में भी 900 रुपए और मेरठ में 850 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर उन्नाव में 1225 रुपए, फैजाबाद में 1050 रुपए, लखनऊ में 1100 रुपए और मेरठ में 940 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अगर बात की जाए भिंडी के औसत दामों की तो उन्नाव में 1000 रुपए, फैजाबाद में 1900 रुपए, लखनऊ में 2400 रुपए और मेरठ में 1175 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हरी मिर्च उन्नाव में 2600 रुपए, फैजाबाद में 1600 रुपए, लखनऊ में 1700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बैंगन उन्नाव में 850 रुपए, फैजाबाद में 800 रुपए, लखनऊ में 900 रुपए और मेरठ में 1085 रुपए प्रति क्विंटल रहा। लौकी उन्नाव में 650 रुपए, फैजाबाद में 1200 रुपए, लखनऊ में 950 रुपए और मेरठ में 485 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब नजर डालते हैं लहसुन के औसत दामों पर। उन्नाव में 9800 रुपए, फैजाबाद में 9200 रुपए, लखनऊ में 9100 रुपए और मेरठ में 8060 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अरहर दाल उन्नाव में 9500 रुपए, फैजाबाद में 10500 रुपए, लखनऊ में 10600 रुपए और मेरठ में 9620 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उड़द उन्नाव में 9725 रुपए, फैजाबाद में 10500 रुपए, लखनऊ में 10750 रुपए और मेरठ में 9750 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गुड़ उन्नाव में 3450 रुपए, फैजाबाद में 3500 रुपए, लखनऊ में 3350 रुपए और मेरठ में 2530 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर कुछ नई जानकारियों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों,
आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, कहते हैं कि समय पर खाद, समय पर पानी, रोग कीट पर रहे निगरानी, पैदावार बढ़ेगी निश्चित, बात हमारी जिसने मानी। बहनों भाइयों, अभिप्राय है कि अगर हम वैज्ञानिक ढंग से खेती करते हैं तो इसका सीधा असर हमारी पैदावार पर पड़ता है। लेकिन हमें वैज्ञानिक ढंग से खेती कैसे करनी चाहिए, इसकी सही जानकारी का होना बहुत आवश्यक है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं चना और मटर की खेती। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं चंद्रशेखर आजाद, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कटियार जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि चना और मटर की खेती हमारे किसान भाइयों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए सुनील भैया, ऐसा है, चना और कहते हैं मटर की जो खेती हमारी जो है आजकल हमारे किसान भाई इसको व्यावसायिक रूप से करने लगे हैं। तो इसलिए हमारी चना और मटर की खेती बहुत ही महत्वपूर्ण है किसानों के लिए व्यावसायिक रूप से, इसलिए इसका जो है हम विशेष ध्यान हमें रखना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका सही समय क्या है, बुआई कब करनी चाहिए हमको? देखिए, चना और मटर की जो बुआई का जो है उपयुक्त समय अक्टूबर के मध्य से लेकर के नवंबर तक होता है। और सिंचित क्षेत्रों में चना और मटर की, उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में जो है इसकी बुआई नवंबर तक जरूर कहते खत्म कर देनी चाहिए। अगर बुआई लेट करेंगे तो फसल की पैदावार में कहते हैं गिरावट आएगी। इसीलिए अगर फसल की बुआई नवंबर के अंतिम सप्ताह तक कर देंगे तो ये फसल जो हमारी मार्च के प्रथम सप्ताह तक पककर तैयार हो जाएगी और जिससे किसान भाई उसके अगली फसल ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, बुआई से पहले तो हमें खेत की तैयारी भी करनी पड़ेगी, तो हमारे किसान भाई खेत की तैयारी किस तरह से करें? देखिए, इसमें चूंकि चना और मटर कैसे भी कहावत है कि दलहनी फसलों में कोई विशेष कहते हैं खास तैयारी नहीं करनी पड़ती है। वैसे इसकी खेती की तैयारी के लिए हमें हल्की दोमट से लेकर के भारी दोमट तक मिट्टी जिसमें पानी का निकास अच्छा हो, उपयुक्त हो, और उसमें जो है एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से कर देनी चाहिए और 2 जुताइयां जो है देसी हल या कल्टीवेटर से करने के पश्चात इसमें पाटा लगाकर बुआई के लिए खेत तैयार किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, ये भी कहते हैं कि भाई जो आप पैदावार अपनी फसल की वो प्रजातियों पर भी निर्भर होती है। जैसे आप प्रजातियों का चयन करेंगे और उसका असर सीधा पैदावार पर पड़ता है। तो हमारी चना और मटर की बात करें तो हमारे प्रदेश में कौन कौन सी संस्तुत प्रजातियां हैं जिनका चयन हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए? देखिए सुनील भैया, ये बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया किसान भाइयों के लिए जो है, और ये विशेष जो है महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अगर हमें प्रजातियां अच्छी नहीं मिलेंगी तो निश्चित रूप से है कि हमारी पैदावार भी अच्छी नहीं होगी। इसीलिए जो है अगर हम जब चना की बात करें तो चने में हमारे पास 2 तरह की प्रजातियां होती हैं, एक तो देसी प्रजातियां और दूसरी काबली प्रजातियां।
देशी प्रजातियों में हमारे पास जो प्रजातियां हैं, जो हमारी जैसे अवरोधी है, KWR 108 है, राधे है, KGD 1168 है, ये सभी प्रजातियां जो हमारी जो 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं और 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देती हैं। लेकिन इन सब प्रजातियों में सबसे बड़ी खास बात है कि ये रोग रोधी प्रजाति, जैसे कि हमारा जो किसान भाई कहते हैं कि जैसे उकटा रोग लग गया या गलन रोग लग गया, तो इन सबसे ये जो है अवरोधी प्रजाति है। वहीं दूसरी ओर जो आजकल हमारी जो नई प्रजातियां जो कम समय में भी पककर तैयार होती हैं, जैसे हमारी JG 14 है, JG 16 है, ये हमारी जो है 120 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं और इनकी पैदावार भी जो है 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार है। वहीं दूसरी तरफ हम जब इसकी काबली चने की बात करते हैं, चूंकि ये देसी प्रजातियों की बात हमने बताई, दूसरी ओर जब काबली प्रजातियों के बारे में हम आपको बताते हैं तो वहां पर JG 1 है, शुभ्रा है, उज्ज्वल है, ये तीनों प्रजातियां हमारी जो है 120 से 122 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं और 18 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देती हैं। और लेकिन ये भी इनमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये भी प्रजातियां हमारी जो है उकटा अवरोधी प्रजातियां हैं। अच्छा जी, सब ये तो आपने चने की प्रजाति में, मटर में कौन? मटर में भी इसी तरह से हमारे पास 2 तरह की प्रजातियां जैसा कि आप लोग जानते हैं होती है, एक तो लंबी प्रजातियां और दूसरी बौनी प्रजातियां। अगर हम लंबी प्रजातियों की बात करें तो इसमें हमारे पास रचना, शिखा, पंत मटर 5, मालवी मटर 2, आदर्श, ये ऐसी प्रजातियां हैं कि जो 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं और 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देती हैं। लेकिन अगर हमें मटर की अच्छी पैदावार लेनी है तो हम किसानों को जो है बौनी प्रजातियों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बौनी प्रजातियों की मटर प्रजातियों में इनमें उत्पादन अधिक मिलता है। लेकिन समय कितना लगता है डॉक्टर? इसमें भी समय देखिए, जो हमारे पास आजकल जो प्रजातियां हैं ये कम समय में पकने वाली हैं और रोग रोधी प्रजातियां हैं। तो हमारे पास जो प्रजातियां हैं इसमें जो है इंद्र है, जय है, स्वाति है, आपका इसके बाद प्रकाश है, अमन है, IFP-FD 10-12 है, ये सभी प्रजातियां हमारी जो है 130 से 35 कुंटल दिन में पककर तैयार हो जाती हैं तथा इनकी उत्पादन जो है वो 30 से 32 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार होती है। और साथ ही सबसे बड़ी विशेषता इन प्रजातियों की ये है कि ये जो हमारी मटर में बुकनी रोग है, तुलासिता रोग है, इन सब से ये जो है ये अवरोधी प्रजाति है। तो ये इस तरह की प्रजातियों में जो है किसान भाइयों से कहते हैं जो ये प्रजातियां हैं हमारी, ये ज़्यादातर हमारे कृषि विश्वविद्यालय में या भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, वहां पर ये प्रजातियां आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। और किसान भाइयों चूंकि ये पैदावार में अच्छी हैं इसलिए इन प्रजातियों का, और कम समय में पकने वाली हैं तो इसलिए इन प्रजातियों का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रजातियों का चयन हो गया, अब बात आती है बीज दर की। तो बीज दर हम कितनी लें जिससे हमें अच्छी पैदावार मिले? देखिए, इसमें किसान भाइयों के लिए तो हम ये कहेंगे, जैसे चने की अगर हम जब बात करें तो निश्चित है कि चने की प्रजातियों के लिए बीज दर जो है 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होती है। वहीं अगर हम जब मटर की बात करें तो मटर में भी जो है जो लंबी प्रजातियों वाली जो प्रजातियां हैं उनमें 80 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर, वहीं जो बौनी प्रजातियां हैं उनमें 120 से 125 कुंटल प्रति हेक्टेयर जिनका बीज दर लगता है। अच्छा जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम बीज शोधन और बीज उपचार की बात करें तो चने और मटर में ये कितना महत्वपूर्ण है? देखिए सुनील भैया, ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न और अहम प्रश्न इसलिए है क्योंकि देखिए प्राय किसान भाई क्या करते हैं कि दलहनी फसलें बो तो देते हैं लेकिन बीज शोधन और बीज उपचार नहीं करते हैं। अगर हम बीज शोधन और बीज उपचार करें तो इससे हमारे उत्पादन में जो है वो 10 से 15% की बढ़ोतरी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि छोटी सी जो बात होती है, छोटी छोटी चीजें होती है, किसान भाई खेती तो करते हैं लेकिन इन छोटी चीजों पर जो है जो ध्यान नहीं देते हैं उन चीजों को। तो इसी तरीके से जो हमारे बीज जनित रोग जो है हमारे जो है इनको करने के लिए हम बीज शोधन के लिए हम प्रजातियों को जो है इसमें हम थीरम 2 ग्राम या मैंकोजेब 3 ग्राम या ट्राइकोडर्मा 4 ग्राम अथवा थीरम 2 ग्राम प्लस 1 ग्राम कार्बोडाइजिम को जो है प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज को बोने से पूर्व बीज का शोधन जरूर करना चाहिए। अच्छा, ये चना और मटर दोनों के लिए जी। वहीं पर जब बीज शोधन करने के पश्चात
बीज को उपचार भी करना चाहिए। बीज उपचार का क्या अभिप्राय है डॉक्टर साहब? देखिए, जैसा होता है कि आपको मालूम होना चाहिए, हमारे किसान भाई भी जानते हैं कि दलहनी फसलों की जड़ों में जो है छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं, जिनमें जो है ये जीवाणु होते हैं, जिनको राइजोबियम जीवाणु कहते हैं। और ये क्या करते हैं कि हमारी वातावरण से जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और हमें जो है इसमें अपनी कहते हैं भूमि में जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिसीलिए कहते हैं कि दलहनी फसलों में जो है नाइट्रोजन की कम मात्रा लगती है। तो इसीलिए बीज उपचार जो है वो दलहनी फसलों में बहुत जरूरी होता है और ये अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर हम चना की बुआई कर रहे हैं तो चना के लिए राइजोबियम कल्चर अलग होता है, मटर की बुआई कर रहे हैं तो मटर के राइजोबियम कल्चर अलग होता है। और ये 250 ग्राम का पैकेट होता है जो कि 10 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। अच्छा, अब इसके लिए कहते हैं कि जैसे मान लीजिए जो कर लिया, अब इसका उपचार कैसे करते हैं? ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं कि उपचार में थोड़ी सी सावधानी नहीं बरत पाते हैं। तो इसमें करना क्या होता है कि जो ये 200 ग्राम का जो पैकेट होता है, इसको आधा किलो गुड़ में जो है कहते हैं थोड़ा सा आधा लीटर पानी लेकर के उबाल लें और उसको ठंडा कर लें। तत्पश्चात जो ये राइजोबियम कल्चर का जो पैकेट है 250 ग्राम का, इसको इसमें घोल बना लें और इस घोल को 10 किलोग्राम बीज किसी साफ जगह पर फैला करके और इसको इसमें डालें और इस तरह से हाथ से मलते जाएं कि जिससे प्रत्येक बीज पर इसकी राइजोबियम कल्चर की परत चढ़ जाए, परत चढ़ जाए। और ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये प्रक्रिया सारी जो है वो छांव में करनी चाहिए, कभी भी धूप में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धूप में करने से क्या होता है कि जो इसके अंदर जो जीवाणु होते हैं, राइजोबियम जीवाणु, वो मर जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि इसको ये प्रक्रिया छांव में करनी चाहिए और कोशिश करें कि ये प्रक्रिया दोपहर में करने के बाद बुआई शाम को या अगले दिन सुबह कर सकें, जिससे कि जो है हमारे राइजोबियम जीवाणु जो है ये मर ना सकें। साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि चना और मटर की हम वैज्ञानिक ढंग से खेती कैसे करें, डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई उस पर आप अमल करेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। नमस्कार। खेती की जानकारी के बाद अब प्रस्तुत हैं मौसम समाचार। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त जानकारी, मौसम पूर्वानुमान एवं उपग्रह से प्राप्त चित्रों के विश्लेषण के अनुसार प्रदेश के पश्चिमी भागों में मौसम प्रायः शुष्क रहेगा। दिनों दिन तापमान में गिरावट आएगी। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में दिन का अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 16 से 29 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। इस दौरान आर्द्रता 18 से 33% के मध्य रहेगी। आसमान साफ रहेगा। मेरठ मौसम केंद्र के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस दौरान दिन का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 16 से 26 डिग्री सेल्सियस तथा 16 से 26 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। इस दौरान आर्द्रता 8 से 17% रहेगी। आसमान प्रायः साफ रहेगा। गोरखपुर मौसम केंद्र के अनुसार पूर्वांचल और आसपास के क्षेत्रों में इस दौरान दिन का अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 15 से 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 15 से 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की उम्मीद है। इस दौरान आर्द्रता 12 से 18% रहेगी। इस दौरान गोरखपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में आसमान साफ रहने की संभावना है। तो किसान भाइयों, ये थे आज के मौसम समाचार। अगले अंक में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।